लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट किया था, और उसके पहले फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था। तो वो जो फोर्स था वो तो था F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो वो क्यू वी बी साइन थीटा बनेगा, और थीटा जो है वो एंगल बनेगा वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर चार्ज पार्टिकल का अलग अलग टाइप का मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहला केस तो हम लोगों ने किया था जिसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 है या 180 डिग्री है, तो 0 और 180 के केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 साइन 180 0 ही हो जाएगा। तो उस केस में पाथ बोला कि पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट आगे ट्रेवल करेगा। सेकेंड केस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हम लोगों ने फोर्स का डायरेक्शन बताया था कैसे निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है, फिंगर्स हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो आउटवर्ड पाम का डायरेक्शन है, आउटवर्ड पाम इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन जैसे केस होगा तो फिर हमें उसको पलट देना होगा, अपोजिट कर देना होगा। तो सेकंड केस में जब देखो डायग्राम यहाँ से चार्ज स्टार्ट हुआ, जब इस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाओगे, वेलोसिटी आगे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, चेक करके देख लो, लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसका मतलब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा। तो इस तरह से वो जब आगे बढ़ता जाएगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे ही पॉसिबल है, फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ रहेगा, और ये जो फोर्स होगा यही फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर सर्कुलर मोशन। तो मैंने इस फोर्स की वैल्यू को m इंटू ए आर के इक्वल कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मिल गई, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल v स्पीड से अगर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा वो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू mv बाई क्यू वी। मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैग्नेटिक फील्ड में तो हमेशा ही 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करा पाएगा, बल्कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टेंजेंशियली एक्सीलरेट नहीं करा पाएगा। एक्सीलरेशन तो है ही है ना, फोर्स है तो एक्सीलरेशन है, बट वो कौन सा एक्सीलरेशन है, वो सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ठीक है ना। और एक खास बात मैंने ये बोली थी कि जो टाइम है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, वो तुम ध्यान से देखो तो वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमें इसके एप्लीकेशन से स्टार्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो देखो एक पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना है इसमें। सपोज ये मैंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है, और इस बाउंड्री के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को कई बार हम लोग सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन की राइट साइड में पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है यानी इनसाइड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान से देखो तो बाउंड्री के परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ पेपर एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को हमने इसके अंदर भेजा है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखना है इसमें, स्ट्रीम ऑफ डिफरेंट particles is projected perpendicular to uniform magnetic field with same velocity। ठीक है,
डिफरेंट पार्टिकल्स आर, कौन कौन से पार्टिकल हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये हो सकते हैं इसमें। और हमको इनका जो पाथ है अप्रोक्सीमेटली वो दिया हुआ है, ठीक है, पाथ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें निकालना है आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेट paths followed by the particles, followed by the particles। मतलब ये पार्टिकल अलग अलग कौन कौन सा पाथ अप्रोक्सीमेटली लेने वाले हैं वो हमें बताना है। बताओ, देखो सी थोड़ा पार्ट क्वेश्चन। में क्या लिखा है? हाँ, सी पार्ट में क्या लिखा है? ड्यूट्रॉन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है। ड्यूट्रॉन नहीं मालूम? ड्यूट्रॉन होता है, देखो प्रोटॉन तो होता है 1H1, क्यों, और ड्यूट्रॉन होता है 1D2, ओके सर। और अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। देखो मेन इसमें रेडियस पे ही गैस करना है और राइट हैंड पाम रूल लगाना है। देखो वेलोसिटी राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ध्यान से चेक करो तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स नीचे लगेगा। बोलो, इसके बाद जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? तो रेडियस को हम लोग लिखते हैं, रेडियस इज एम वी अपॉन क्यू बी। तो एक तरह से जो रेडियस है वो एम अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल है। एम अपॉन क्यू जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी, और एम अपॉन क्यू कम है तो रेडियस कम है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डेविएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ तो हम लोग सीधे सीधे फिफ्थ वाला बोल सकते हैं। अगर इन पांच में ही सेलेक्ट करना है तो फिफ्थ वाला बोल सकते हैं। बोलो, ठीक है। Yes. प्रोटॉन, Yes. न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये तीन पॉजिटिव हैं। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो ड्यूट्रॉन और अल्फा में देखो क्या सेम रेडियस आएगा? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में भाई, ड्यूट्रॉन में 2m है और 1q है, और अल्फा पार्टिकल में 4m है और 2q है। तो m बाई क्यू ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए सेम हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और रेडियस जो है प्रोटॉन से ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन के लिए हम लोग पाथ 1 बोल सकते हैं, और ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए हम लोग पाथ 2 बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो इसके लिए पाथ 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A proton, comma deuteron and alpha particle are projected perpendicular to
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई of their paths if they have, first part में if they have same speed, second में same linear momentum, third part में same kinetic energy, and fourth part में same angular momentum। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। प्रोटॉन के लिए तुम्हें m कॉमा ई लेना है, ड्यूट्रॉन के लिए 2m कॉमा ई, और अल्फा पार्टिकल के लिए 4m कॉमा 2e। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो रेडियस को हम लोग लिखते हैं mv अपॉन qb। अब देखो स्पीड सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली सेम है, तो रेडियस एक तरह से m बाई क्यू के प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये वाला निकाल लिया होगा, r प्रोटॉन इज टू r ड्यूट्रॉन इज टू r अल्फा, ये 1:2:2 आ जाएगा। आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में सेम लीनियर मोमेंटम कह रहा है, तो क्या करोगे? तो क्या करो, उस फॉर्मूले को किसी तरह लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में ले आओ। तो लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में इसको P लिख दो, और क्या। तो एक तरह से लीनियर मोमेंटम भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो जो रेडियस है वो सिर्फ Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना। तो अगर Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R प्रोटॉन इज टू R ड्यूट्रॉन इज टू R अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2:1:1। क्यों भाई? 2:2:1। यस 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 सर। 2:2:1। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों भी हैं। काइनेटिक एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करें इसको, तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 2m के ई और अपॉन क्यू बी। तो ये अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल बनेगा। r प्रोटॉन, r ड्यूट्रॉन, r अल्फा, ये बन जाएगा अंडर रूट m बाई ई इज टू अंडर रूट ऑफ 2m बाई ई इज टू अंडर रूट ऑफ 4m बाई 2e। ये आएगा 1:√2:1। यस सर। एंड Yes. फोर्थ पार्ट में r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। अब देखो पार्टिकल अगर सर्कल पे चल रहा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम को हम लोग mvr बोल सकते हैं ना। तो एक काम करो, इसमें r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यस r स्क्वायर इज mvr अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो ये l अपॉन क्यू बी बनेगा। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा कि r जो है वो अंडर रूट क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से r प्रोटॉन टू r ड्यूट्रॉन टू r अल्फा की वैल्यू √2:1 हो गई। यस 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 ठीक, ठीक है। और देखो,
सपोज फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, suppose there is finite magnetic field having width small d. A charged particle enters perpendicular to magnetic field m comma q, perpendicular to magnetic field as well as perpendicular to the boundary. तो हमें पता करना है फाइंड डेविएशन of charged particle and time spent in magnetic field as it comes out of the field. If A part में D is greater than mv upon qb, B part में D is equal to mv upon qb माइनस, ये समझते हो, सिंपल, एंड D लेस देन mv नॉट अपॉन qb. मतलब सेकेंड पार्ट में वो ये कहना चाह रहा है कि D की वैल्यू mv नॉट अपॉन qb से जस्ट छोटी है, थोड़ी सी छोटी है बस. जैसे x इक्वल टू r प्लस r माइनस लिखते हो ना, वही मतलब है. देखो निकालो, डेविएशन चाहिए एंड टाइम स्पेंड. डेविएशन मतलब घूम के जब भी बाहर आएगा तो कितना एंगल मुड़ जाएगा. डेविएशन का सिंपल मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल. ये ठीक वैसे ही जैसे किसी लाइट रे का डेविएशन निकालते हो. देखो करो, पहले अपने आप ट्राई करो. देखो अगर कुछ क्लिक नहीं कर रहा है तो देखो ध्यान से. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, एंटर होने के पार्टिकल किस पॉइंट पे एंटर हो रहा है वहां पे ध्यान दो. तो पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के तुरंत बाद जो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन बनाओ सबसे पहले. तो पार्टिकल क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा. तो एंटर होने के तुरंत बाद ये समझना, तो एंटर होने के तुरंत बाद का मतलब है कि ये उसके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया. ठीक है. अब मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा. इसका मतलब है कि जो जिस सर्कल पे ये चलेगा उस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे कहीं ऊपर पड़ने वाला है. उस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे कहीं होने वाला है. अब उसका सेंटर कितने डिस्टेंस पे होने वाला है, तो वो सर्कल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा इस पॉइंट से. तो अब ये देखो कि ये जो रेडियस है इसका डी के साथ क्या रिलेशन है. तो ये जो mv अपॉन क्यूबी लिखा हुआ है ये रेडियस की वैल्यू तो लिखी हुई है. तो पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि रेडियस की वैल्यू mv अपॉन क्यूबी से, मतलब रेडियस की वैल्यू जो है और d की जो वैल्यू है वो mv बाई क्यूबी से ज्यादा है. यानी रेडियस जो हमें लेनी है वो d से कम लेनी है. तो एक काम करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसका जो रेडियस है, ध्यान से देखना, उस रेडियस की वैल्यू हमें mv d से कम लेनी है. तो देखो ये जो रेडियस है ये d से कम है तो ये इसी रास्ते पे जाएगा, इसी पाथ को फॉलो करेगा. लेकिन किस पॉइंट तक फॉलो करेगा, तो ये ध्यान रखना ये सिर्फ उसी पॉइंट तक फॉलो करेगा जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा. तो यहां से इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा. तो इतना पार्ट हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है.
बताओ क्लियर हुआ या नहीं? रेडियस की वैल्यू हमको डी से कम लेनी है, तो इधर से एंटर होगा, इधर से बाहर आ जाएगा। बताओ। यस सर। सर कर लिया था। ठीक है, तो ए पार्ट में आंसर बन जाएंगे डेल्टा की वैल्यू, डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री, और टाइम स्पेंड कितना होगा? तो देखो टाइम जो लगता है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है तो आधा टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम होता है 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी, तो उसका हाफ कर दो बस, ये हो जाएगा πm/क्यूबी। और खास बात बस यही है कि जो टाइम है ये कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या कहेंगे? ये तो हो गया पार्ट ए। 90 डिग्री डेविएशन। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये जस्ट ग्रेस करता हुआ निकल जाएगा। क्यों? इसका जो पाथ होगा इस तरह से समझ लो, तो इस पॉइंट पे जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये एक तरह से बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, बाउंड्री से बाहर होते ही इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा, क्योंकि जो रेडियस की वैल्यू है वो डी से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। पार्ट बी, तो इसमें आंसर हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री और टी का वैल्यू πm/2 क्यूबी। यस सर। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या होगा, तो उसके लिए एक डायग्राम और बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो इस पॉइंट से एंटर हुआ है वी नॉट वेलोसिटी से, और इस बार उसका रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा है तो उस केस में सर्कल क्वार्टर भी कंप्लीट नहीं होगा, क्वार्टर से भी कम पार्ट कंप्लीट होगा, और वो लेट से इस पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये उसका रेडियस हो गया। तो डेविएशन कैसे आएगा? डेविएशन का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल होगा डेल्टा, और ये अगर डेल्टा है तो ध्यान से देखो तो ये वाला भी डेल्टा होगा, और ये क्योंकि डी है ये आर है, तो हम लोग साइन डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी D/R, देखो ट्रायंगल में, तो यहाँ से डेल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स D/R, और टाइम स्पेंड कितना होगा, तो टाइम स्पेंड को हम लोग बोल देंगे डेल्टा m/क्यूबी। देखो क्लियर है दोनों? या किसी पार्ट में डाउट है तो बताओ। क्लियर है दोनों पार्ट, तीनों पार्ट? यस सर। ठीक है, और देखो सपोज अगर फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड है,
और इसका विड्थ दिया हुआ है सपोज L, और चार्ज पार्टिकल जस्ट इसके बाउंड्री के जस्ट अंदर है M, Q, जस्ट इनसाइड दी बाउंड्री है, ठीक है। और हमको पता है कि जो ये L है, तो हमें निकालना है फाइंड डेविएशन एंड टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड if L is less than mv upon qb। निकालो, if L is less than mv upon qb। देखो सिमिलर क्वेश्चन ही है। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे सर्कल का सेंटर ढूंढेंगे। सर्कल का सेंटर कैसे ढूंढेंगे? तो जिधर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है स्टार्टिंग में ही, उसी लाइन पे कहीं सेंटर पड़ेगा। अब उस लाइन पे कहाँ सेंटर लेना है, तो वो तुमको इनइक्वालिटी से पता चलेगा कि कितनी दूर सेंटर लेना चाहिए, और उसको सेंटर लेते हुए सर्कल कंप्लीट कर दो। कंप्लीट मतलब सर्कल उतना ही कंप्लीट करना जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बस। इसमें भी हमको यही करना है, फाइंड डेविएशन एंड टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने टाइम वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, तो वो सीधे सीधे ऐसे लिख दिया है कि भाई 2 पाई के लिए टाइम कैपिटल टी लग रहा है, तो डेल्टा के लिए कितना लगेगा, तो डेल्टा अपॉन 2 पाई इंटू टी कर दो, तो वो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये वाला
जो टाइम स्पेंट है उसको हम लोग लिखा है डेल्टा अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा हुआ है आ गया। ठीक है, इसका आंसर निकाला है कॉस इनवर्स r माइनस एल अपॉन आर। Yes. आ रहा है। देखो इसमें भी यही करना है, सबसे पहले तुम्हें सेंटर ढूंढ लेना है। तो सेंटर जो होगा सीधे सीधे जो r लेना है हमको, वो मैग्नेटिक फोर्स के अलॉन्ग ही बनेगा। तो ये तो हो गया इसका सेंटर। अब जो सी पॉइंट तुमको मिल गया है उसको सेंटर लेते हुए तुम्हें सर्कल बना देना है एक तरह से। तो सेंटर लेते हुए सर्कल अगर बनाओगे तो ये इस तरह से सपोज आ जाएगा पॉइंट, इधर से घूमता हुआ ये बाहर इस तरह से आ जाएगा सपोज। देखो सर्कल उतना ही कंप्लीट करना है जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आते उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब कितना एंगल डेविएट हुआ है, यानी ये डेल्टा। तो ध्यान से देखो ये डेल्टा और ये डेल्टा क्या सेम आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस तो आर है, केवल इतना डिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एल माइनस आर, सॉरी आर माइनस एल। आर माइनस एल, ये हो गया आर माइनस एल। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी, कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा आर माइनस एल अपॉन आर। तो यहाँ से डेल्टा मिल गया, कॉस इनवर्स, ठीक है ना। और टाइम स्पेंड फिर से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम अपॉन क्यू बी। कर लिया था या नहीं बताओ। कर लिया। Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा नेक्स्ट वाले में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है। परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलर ही है। Yes. वो जो अल्फा लिखा हुआ है वो बाउंड्री से है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में तो 90 का ही एंगल है, तो पाथ सर्कुलर ही बनेगा और प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। डेविएशन कितना आएगा 2 अल्फा। एंटर होने के तुरंत बाद फोर्स का डायरेक्शन एफ मैग्नेटिक, और वो फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसी लाइन पे सेंटर ले लो। अब सेंटर कितने डिस्टेंस पे लेना है, आर डिस्टेंस पे। तो इस केस में आर और डी का कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं, तो कोई भी पॉइंट पे ले लो सेंटर और उसको सेंटर लेते हुए सर्कल बना दो। सब एक जैसे ही हैं सारे। इस बार जो सेंटर है वो सपोज यहाँ आ जाएगा, ये इसका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। आ रहा है फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में डाउट है कहीं तो बताना। और बस इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सर्कल कंप्लीट कर देना है। एक लाइन में ये वाली ड्रॉ कर लेता हूँ और एक ये। तो ये पार्टिकल जो है इधर से एंटर होगा और इधर से बाहर आ जाएगा। देखो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं जब बाहर आएगा तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। बोलो कर पाए या नहीं। और क्योंकि ये Yes, अल्फा yes. है तो ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया, ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया। तो डेविएशन कितना आया, डेविएशन टोटल 2 अल्फा बना। और टाइम स्पेंट लिखना है अगर, तो टाइम स्पेंट हो जाएगा 2 अल्फा इंटू
m अपॉन क्यू बी। कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। और यहाँ पे लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो इस तरह का बनेगा। बताओ, यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो इस टाइप का आएगा। क्योंकि सेंटर इस बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। और इधर से ये बाहर निकलेगा। फिर से क्या अल्फा बनाते हुए ही बाहर आएगा? देखो करो अपने आप, सेम ही क्वेश्चन है। तो डेविएशन कितना लिखेंगे इस केस में? तो डेविएशन ध्यान से देखना, डेविएशन इस केस में भी 2 अल्फा ही आएगा। अल्फा अगर एक्यूट है जैसे कि दिख रहा है तो डेविएशन 2 अल्फा ही आएगा। लेकिन टाइम स्पेंड लिखने में ध्यान रखना, क्योंकि इसने ये एंगल कवर किया है सर्कल का, और ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल 2 पाई माइनस 2 अल्फा होगा। ये एंगल 2 अल्फा आएगा, तो वो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो 2 पाई माइनस 2 अल्फा होगा। तो उसने इस बार सर्कल का जो दूसरा बड़ा वाला पोर्शन है वो कवर किया है। तो टाइम स्पेंड में इस बार ये जगह, इस जगह केयरफुल रहना। तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा इंटू एम अपॉन क्यू भी लिखेंगे। बताओ ये बी पार्ट। यस सर, क्लियर है। यस सर। Yes. ठीक। ठीक है, एक और बताओ। मान लेते हैं इस बार मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल रीजन में है, ठीक, और चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग एंटर हो रहा है v नॉट वेलोसिटी से। सेंटर से पास होने वाली लाइन है ये, ठीक है, m कॉमा क्यू। ठीक है, तो हमें फिर से यही निकालना है, फाइंड डेविएशन, एंड टाइम स्पेंट if capital R is √3 times mv upon qb। कैपिटल R इस मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस हो गया। देखो करो ट्राई, बताओ आंसर आए तो। सेकेंड पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, पूछा है। देखो, चार्ज पार्टिकल के एंटर होने के तुरंत बाद तुम फोर्स का डायरेक्शन दिखाओ, तो फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें इस तरफ मिलेगा, एफ मैग्नेटिक। वही राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, तो फोर्स के डायरेक्शन से हमको सेंटर मिल जाएगा, सेंटर सी, और सी पॉइंट को सेंटर लेते हुए और उसको सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट लेते हुए हमने पूरा सर्कल बना दिया है। सर्कल का उतना ही पार्ट बनाएंगे जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ऑब्वियसली जिस इधर इधर जितना एंगल बनेगा, एग्जिट पे भी उतना ही एंगल रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी ये वाली और इनिशियल वेलोसिटी, इनके बीच में एंगल पूछा है, तो इनके बीच में एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। और सर्कल क्योंकि ये वाला कवर किया हुआ है, तो ये जो एंगल है ये 2 पाई माइनस 2 अल्फा है। तो जो टाइम स्पेंड होगा वो इसके हिसाब से होगा।
देखो प्रोसेस जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऊपर तक सारे एक ही है। एंटर होने के तुरंत बाद, मैंने कहा एंटर होने के तुरंत बाद तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन ढूंढ लेना है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन इसलिए क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है सर्कल का सेंटर उसी लाइन पे कहीं लेना है। अब उस लाइन पे कितने डिस्टेंस पे लेना है, तो उस लाइन पे mv/qb डिस्टेंस पे लेना है। अब ये कैपिटल आर बड़ा है, mv/qb छोटा है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली छोटा ले लिया थोड़ा उससे थोड़ा, और देखो कि हमें इस पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब ये इसका रेडियस हो गया, ये मैंने इसका सेंटर लिया है, ये इसका रेडियस r हो गया, स्मॉल r, इसको मैं स्मॉल r बोल रहा हूँ। तो स्मॉल r का सर्कल बनाओगे अगर C पॉइंट को लेते हुए सेंटर, देखो तो इस तरह का पाथ बन के आएगा। इसमें से बाकी पार्ट हटा दो क्योंकि सर्कल पे तो उतना ही चलेगा जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए वो इधर से बाहर निकल जाएगा। कितना आएगा ये एंगल निकालो। हम्म, 120 है 60 है? ये वाला भी आर है, ये वाला एंगल देखोगे तो 30 डिग्री आएगा, ये भी 30 डिग्री आएगा। हाँ तो ये वाला एंगल 60 है तो 120 बनेगा आंसर। ठीक है 120 सही था। तो डेल्टा की वैल्यू 120 डिग्री, और टाइम स्पेंड जो होगा वो टोटल टाइम का 1/3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πm/3 2πm/3 बोलो। यस सर। देखो जब वो एंटर हुआ तो उसकी वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर ऑफ बिगर सर्कल है, जब एग्जिट होगा तब भी वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर ही होगी, मतलब अलोंग द रेडियल लाइन ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक साइड में 90 डिग्री एंगल है तो दूसरा भी 90 डिग्री ही होगा एंगल। ठीक है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आईआईटी का है। तो ये हम लोगों ने जो किया वही क्वेश्चन है, मॉडिफाइड है बस थोड़ा सा। तो इसमें अगर हम लोग री एंट्री की बात करें कि वो री एंटर हो जाए, ठीक है, और फारदेस्ट पॉसिबल पाथ के बारे में बोले अगर, तो उस केस में ये जो 3r/2 है जस्ट यहाँ से टच करता हुआ जाएगा बाउंड्री को। तो देखो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि इट विल री एंटर
रीजन 1 व्हेन, देखना ध्यान से, तो ये जो 3r/2 है यानी कि जो d है ये उसके रेडियस से बड़ी हो जाए। तो रेडियस हम लोग कितना लिखते हैं इसका, तो रेडियस वैसे लिखते हैं mv/qb, लेकिन mv को उसने p लिखा हुआ है तो p/qb कर दो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, तो b ग्रेटर देन कितना आएगा, 2/3 ऑफ p/qr आएगा क्या? देखो एक ऑप्शन इसमें सी वाला तो सही है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ए पार्ट में, व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है यही वाले पाथ की बात कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट P1 एंड द फारदेस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो फारदेस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब ये वाला पॉइंट, क्यों भाई, फारदेस्ट पॉइंट नहीं, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये बताओ कि इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है और एंट्री के टाइम पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम जब हम लोग करेंगे तो क्या ये p√2 आएगा ना, ये तो खैर ऐसे ही पता चल रहा है, तो p/√2 तो नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं सही है। फिर कह रहा है कि फॉर b = 8/13 p/qr द पार्टिकल विल एंटर रीजन 3 थ्रू पॉइंट P2। तो देखो पॉइंट P2 से अगर उसे एंटर करना है तो क्या कैलकुलेट करोगे, साइन डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, d/r। अब ये r जो है वो mv/qb वाला है, तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू तो दी हुई है 3r/2 और r की वैल्यू, इसको स्मॉल r लिख दो कंफ्यूजन ना हो, और स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी mv/qb। तो देखो कितना बनेगा, ये आ जाएगा 3r/2p, ठीक है, और q भी ऊपर आ जाएगा, और b की वैल्यू रख दो, b की कितनी वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 8/13 p/qr, 8/13 p/qr। तो ये वैल्यू कितनी आती है देखो, 24/26, क्यों भाई, यानी कि यस 12/13। हाँ, तो अब तुम इस ट्रायंगल से निकालो, P1 P2 से निकालो कितना आता है, तो P2 पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक तरह से हमें ये हो गया पॉइंट P1 और ये हो गया P2, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कितनी है, ये y डिस्टेंस। ठीक है, ये एंगल हमको पता चल गया डेल्टा, ये y डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, कॉस डेल्टा से तुम ये वाला डिस्टेंस निकालो, कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा हो जाएगा 5/13, 5/13 को हम लोग लिखेंगे, लेट्स से ये y0 है, ये हो जाएगा y0/r। तो यहाँ से देखो y0 की वैल्यू कैपिटल R आ जानी चाहिए सॉल्व करके, ठीक है ना। y0 अगर कैपिटल R हो गया, कैपिटल R या r/2, करो कैलकुलेशन है थोड़े बस। कॉस डेल्टा को हमने लिखा है y0/r, ठीक है, तो y0 निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो 5/13 ऑफ r, r मतलब p/qb और b का मतलब है 13qr/8p। तो ये कितना आता है 5r/8। तो y की वैल्यू हो जाएगी r माइनस y0, r की जगह p/qb यानी कि 13qr/8p एंड माइनस 5r/8। तो ये देख लो ये इक्वल टू r बन जाएगा। हाँ ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट p ही है, p2 है या नहीं है। तो या तो P2 लेके चेक कर लो या P2 की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस, ठीक है ना, कैसे निकाला है।
और डी में कह रहा है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बी पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज क्यू एंड सेम वेलोसिटी द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री। तो पॉइंट ऑफ री एंट्री और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक तरह से 2r है डायमीटर के बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2p अपॉन QB। तो इसको लिखेंगे 2mv अपॉन QB। तो ये मास के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं आ रहा, तो डी वाला नहीं सही है। कौन कौन सही हो जाएंगे, बी और सी सही आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। अब वो क्वेश्चन देखो सिंपल ही है, बट ये कि मल्टी करेक्ट वाले क्वेश्चन थोड़े उलझा तो देते ही हैं थोड़ी देर के लिए, टाइम क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो पेशेंटली चेक करोगे तो है सेम कॉन्सेप्ट तो वही था। ठीक है, फिर तो आज यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में।